ये सिर्फ नाम नहीं, ब्रांड है, ब्रांड। नमस्कार दोस्तों, दिव्य नेत्र द विजन से मैं प्रीतम कुमार आपका स्वागत करता हूं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संग्रह के इस कड़ी में आज भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार टॉपिक लेकर उपस्थित हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों के बीच शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न, भारतीय संविधान में किस भाग में नागरिकों को मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? भाग पूछाए, किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 3 में। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। कितना तक? 12 से 35 तक। 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकारों का प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिया गया है, जो अमेरिका के अधिकार पत्र अर्थात बिल ऑफ राइट्स के समान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? मूल अधिकार जो है नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया है। देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, तो ये तो किसी भी भाग में बस सकते हैं। लिंग समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है? यह एक विधिक अधिकार है जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत नागरिकों को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 एवं अनुच्छेद 21। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 18 तक किसका? समानता के अधिकार की बात कही गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अनुमोदन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान किया गया है। अस्पृश्यता के प्रयोग एवं उसे बढ़ावा देने या उससे संबंधित विवादों के कारण उत्पन्न किसी प्रकार के निर्योग्यता को दंडित करने के उद्देश्य से संसद द्वारा अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया गया। वर्ष 1976 में इसमें संशोधन करके इसका नाम नागरिकता अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा? अनुच्छेद 17। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, ये तो सुमेलित है। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता, ये भी सुमेलित है। अनुच्छेद 17 उपाधियों का अंत, ये सुमेलित नहीं है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या पूछ रहा है? सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत की बात कही गई है, लेकिन यहाँ उपाधियों का अंत। और अनुच्छेद 18 में क्या है? सैनिक उपाधियों का अनुमति। तो हाँ, सैनिक उपाधि को अनुमति अनुच्छेद 18 के तहत दिया गया है और अनुच्छेद 18 में उपाधियों की अंत की बात कही गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार नहीं है? देख लेते हैं कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संपत्ति के अधिकार, ऑप्शन नंबर सी। संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19(1) एवं अनुच्छेद 31
अनुच्छेद 31 को हटाकर यह विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 को में कर दिया गया। 300 को कह सकते हैं या 300A कह सकते हैं, इसमें रख दिया गया। ये कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार अब क्या है? कानूनी अधिकार है, यह मौलिक अधिकार नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? विधि, यहाँ होगा विधियों के समान संरक्षण, विधियों के समान संरक्षण, भाषण की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, कार्य और सामग्री का सुरक्षा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भाषण की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, लेकिन साकार पेपर मिल्स बनाम भारत संघ मामला 1961 में आया था। कौन? साकार मिल बनाम साकार पेपर मिल, ठीक है, बनाम भारत संघ के मामला 1961 में आया था। उसमें उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अनुच्छेद 19(1) को में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 19(1) को में क्या कहा गया है? भाषण की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है 6 प्रकार की स्वतंत्रता, 7 प्रकार की स्वतंत्रता, 8 प्रकार की स्वतंत्रता, 9 प्रकार की स्वतंत्रता। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 प्रकार की स्वतंत्रता को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करती है। कौन कौन से भाई? अभिव्यक्ति, सम्मेलन करने की, संघ बनाने की, आवाज़ संचरण करने की, निवास करने की, व्यापार करने की। तो इस प्रकार 6 प्रकार की स्वतंत्रता हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी अपराध होगा, किसी अपराध इस जगह होगा, टाइप मिस्टेक हुआ, किसी अपराध के होगा, किसी अपराध के व्यक्तियों को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तब किसी अपराध के लिए भी किए गए व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान वर्णित है या प्रावधान है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। अनुच्छेद 20(3), अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 74। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 20(3) में। संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 20(3) में यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त को उसके अपने विरुद्ध गवाही नहीं देने का प्रावधान है, ठीक। जबकि अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है और अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के निरोध के बारे में कही गई है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 20(3) में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक क्या है? राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, मौलिक अधिकार, धार्मिक अधिकार। तो जीवन का अधिकार कहाँ है? जीवन का अधिकार मौलिक अधिकार है, यह अनुच्छेद 21 में है। जीवन का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत भारतीय संविधान में क्या है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत क्या है? जीवन का अधिकार है, ठीक। और यह अस्थायी आवास एवं निजता का अधिकार आदि को भी जीवन का अधिकार के रूप में मौलिक अधिकार मान लिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनुच्छेद 21 को इतना व्यापक कर दिया गया है, तो शायद कोई इतना बड़ा प्रावधान होगा मौलिक अधिकार के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है, 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित है, मूल अधिकार में है, संवैधानिक अधिकार में है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूल अधिकार में है। संविधान के अनुच्छेद 21 को के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। यह मौलिक अधिकार संसद द्वारा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया, संशोधन शामिल किया गया।
इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितना पारित किया गया, 2009 पारित किया गया है, जो 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकार के अंतर्गत यह है। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19, देख लेते हैं। दूसरा है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन के प्रतिषेध का प्रबंध करता है। इसके अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरी कामों से मुक्ति दिलाता है। 2 जून 2017 को बाल श्रम निषेध और विनियम संशोधन अधिनियम 2017 विनियम अधिनियम का वह था 2017 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है, जबकि 14 से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक व्यवसायों के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 24। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्त की गारंटी दी गई है। अनुच्छेद 25 द्वारा, अनुच्छेद 262 द्वारा, अनुच्छेद 27 द्वारा, अनुच्छेद 28 द्वारा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 27 द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 के अंतर्गत राज्य किसी ऐसे कर को व्यक्ति को देने के लिए बाध्य नहीं करेगा जो किसी धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति में खर्च किया जाना हो, किंतु राज्य कोई भी धार्मिक सुविधा देने के लिए शुल्क आरोपित कर सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 27। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल अधिकार से संबंधित विवाद निम्नलिखित में से कौन सा है। गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ 1963, शर्मा बनाम कृष्ण 1959, बम्बई उस समय नाम था, बम्बई राज्य बनाम बलसार 1951। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद 1967 मूल अधिकार से संबंधित है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकता है। गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य में 1967 में क्या निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकार में कोई संशोधन नहीं कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला को पुनः 1973 में बदलते हुए एक निर्णय दिया। किस केस में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में 1973 में अपने फैसला को बदल दिया। बोला क्या मूल अधिकार में संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचा में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो इस मूल ढांचा की बात कहाँ कही गई है, किस मूल ढांचा की बात कही गई केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामला में। सबसे ज़्यादा बेंच के टीम की मेंबर बनी थी, 13 मेंबर की टीम बनी थी इस केशवानंद भारती केस में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य इसमें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो भाई मौलिक अधिकार है, कुछ नागरिक को प्राप्त है तो कुछ विदेशी नागरिक को प्राप्त है। देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। विधि के समक्ष समता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, भवन एवं दशक स्वतंत्रता, क्या है इस जगह सी नंबर ऑप्शन क्या, प्राण एवं दैहिक होगा भाई, इसका टाइप मिस्टेक हुआ। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, लेकिन विधि के समक्ष समता, कानून के समक्ष सभी समान है। भवन ये क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी को भी प्राप्त है, शोषण के विरुद्ध अधिकार विदेशी को भी प्राप्त है, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी भारतीय नागरिक को सिर्फ प्राप्त है, विदेशी को प्राप्त नहीं है। इसमें
पांच प्रकार का अनुच्छेद है। सिर्फ 15, 16, 19, 29 और 30 है। मतलब 15 में क्या 15 है, 16 है, 19 है, 29 है, 30 है। ये पांचों अनुच्छेद सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? कि अल्पसंख्यक का हित सुनिश्चित करने के लिए किस अनुच्छेद के तहत काम किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद इस जगह 19 होगा, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 32। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में या उसके किसी भाग में निवासी या नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार प्राप्त है। किसको? अल्पसंख्यक को अपना भाषा लिपि को बनाए रखना, अपना कल्चर बनाए रखना अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यक को यह अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार के तहत। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। बंधुआ मजदूर आंदोलन अधिनियम संसद ने किस वर्ष पारित किया? तो ऑप्शन क्या है? 1971 में, 1976 में, 1979 में, 1981 में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1976 में। संविधान के अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है, जिसे बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 के द्वारा लागू किया गया। इस कानून के अंतर्गत बिना भुगतान किए मजदूरी कराना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। अनुच्छेद 35 को 2 में, अनुच्छेद 35 को 2 के अनुसार संसद ऐसे कार्यों के लिए जो भाग 3 के अधीन अपराध घोषित किया गया है, दंड विहित करने के लिए कानून बना सकती है। संसद अगर ऐसा कोई भी करता है तो अनुच्छेद 35 को के तहत संसद कानून बना सकती है इसको सही करने के लिए। तो वही बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976 आया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मंडल आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो ये रिपोर्ट प्रस्तुत करने का बात कहा गया है 1990 में, 1983 में, 1980 में, 1977 में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1980 में। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की स्थिति जानने के लिए 20 दिसंबर 1978 को क्या किया था? मोरारजी देसाई की सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल मतलब विश्वेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 12 दिसंबर 1980 को प्रस्तुत करते हुए पिछड़े वर्ग के लिए 27% ओबीसी जो आज है, पिछड़े वर्ग के लिए 27% का आरक्षण की बात कही गई है। तो ये कब पारित हुआ था? मतलब रिपोर्ट मंडल आयोग ने कब दिया था? 1980 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों को मौलिक अधिकार के विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? मतलब सशस्त्र बलों के अधिकार को, मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। देख लेते हैं। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 19। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 33। संविधान के अनुच्छेद 33 में संसद को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह सशस्त्र बल, खुफिया एजेंसी एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले सुरक्षा बलों के मूल अधिकारों को सीमित करने वाले विधेयक ला सकती है। कौन ला सकती है विधेयक भाई? संसद ला सकती है अनुच्छेद 33 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मौलिक अधिकार निलंबित किया जा सकता है, मतलब मौलिक अधिकार खत्म किया जा सकता है किस स्थिति में? राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, विधि मंत्री द्वारा मतलब कानून मंत्री द्वारा, और या प्रधानमंत्री द्वारा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति द्वारा। आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का निलंबन 2 प्रकार से होता है। कितना प्रकार से? 2 प्रकार से होता है। अनुच्छेद 358 के अनुसार जब युद्ध
अथवा बाह्य आक्रमण के कारण भारत अथवा उसके किसी क्षेत्र पर आपातकाल प्रभावी हो तो अनुच्छेद 19 में उल्लेखित मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 359 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 359 में राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर अन्य किसी भी मूल अधिकार के परिवर्तन को निलंबित कर सकता है। तो इसमें किसको अधिकार है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति शासन लगेगा, उसमें भी मौलिक अधिकार का निलंबन हो जाएगा, तो ये राष्ट्रपति को ही अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार के संरक्षण की शक्ति दी गई है? तो ऑप्शन ए है भारत के सभी न्यायालय को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। यहाँ क्या कहा गया है? अधिकारों के संरक्षण की शक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को एवं उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बुलवर्क है? परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है व्यक्ति को सशरीर मतलब शरीर सहित प्रस्तुत करो। इस रीट द्वारा उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 एवं उच्च न्यायालय 226 के द्वारा किसी अवैध रूप से निरुद्ध व्यक्ति को छोड़ने के लिए आदेश जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट है, निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है? तो कितने? 1 माह है ऑप्शन, और क्या है? 3 माह है, 6 माह है, 9 माह है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3 माह। संविधान के अनुच्छेद 22(4) के अंतर्गत निवारक नज़रबंदी का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह तक बंदी बनाया जा सकता है। परंतु क्या हुआ, यदि किसी व्यक्ति को इससे अधिक समय तक नज़रबंदी में रखना हो तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को क्या बोला गया कि अगर 3 माह से ज़्यादा समय के लिए अगर इसको बंदी बनाएंगे तो क्या करेंगे? नज़रबंद करेंगे। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति का गठन किया जाएगा और उस समिति के अनुसार जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाएगा उसके अनुसार इसका नज़रबंदी का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19(1) को, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19(1) को में। नवीन जिंदल बनाम भारत संघ, एक आदमी था नवीन जिंदल बनाम भारत संघ के एक मामला आया था 2004 में। ठीक, 2004 में मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराना संविधान के अनुच्छेद 19(1) को में वर्णित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो ये बात कहा गया था कब? अनुच्छेद 19(1) में 2004 में किसका मामला था? नवीन जिंदल मामला आया था।